बंधुआ नमस्कार। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी की नगरी से मैं अजय चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले एपिसोड में आपने देखा सुना बच्चों के कैंसर के बारे में। आज मैं आप सभी को बताऊंगा वयस्कों के पलकों के कैंसर के बारे में। ये कितना घातक है। ये आंखों की ज्योत तो जा ही सकती है, साथ ही जान का भी खतरा बन सकता है। इसके लिए एक ही चीज है कि आप सतर्क रहें, जिम्मेदार रहें और जैसे ही कुछ लक्षण दिखाई दें तो तत्काल नेत्र सर्जन से संपर्क करें। इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के प्रोफेसर आरपी मौर्य जी। तो हम आपको और आरपी मौर्य जी के पास लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। उससे ज्यादा जरूरी है कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें, इसके बारे में खुद को बचा सकें, औरों को बचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को लिए चलता हूं डॉक्टर आरपी मौर्य के पास। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बच्चों के कैंसर के बारे में विस्तार से जानकारी दी हम लोगों को। हम ये चाहेंगे कि जैसा शुरुआत में ही हम लोगों ने बात की थी कि दो तरह के कैंसर होते हैं, और एक बच्चों का जो कि 5 साल के नीचे के बच्चे हैं, और दूसरा 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी आंखों में पलकों का कैंसर आप बता रहे थे। जी। तो ये क्या होता है पलकों का कैंसर? देखिए, पलकों में भी कैंसर बहुतायत में हम लोगों के यहाँ देखने को मिलता है। ये मुख्यतः 3 तरह का होता है जो कैंसरस होता है। एक होता है सीवेसियस ग्लैंड कार्सिनोमा, जो कि पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा होता है। वहां तो 90% पलक और चमड़ी का कैंसर ही बेसल सेल कैंसर होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश के अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर से ज्यादा करके देखते हैं। लेकिन हमारे एशिया में जो सबसे ज्यादा पलक का कैंसर बहुतायत में मिलता है वो होता है सीवेसियस ग्लैंड कार्सिनोमा। ये बहुत तेजी से बढ़ता है और ये जानलेवा कैंसर भी होता है। और दूसरा है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये भी बड़ा खतरनाक कैंसर है जो है। तो पलकों में मुख्यतः ये 3 तरह के कैंसर होते हैं, और इनके भी शुरुआती अगर लक्षण को पहचान के और समुचित इलाज किया जाए तो ये भी बिल्कुल ठीक होने वाली कैंसर है। ये इसकी वजह क्या हो सकती है? किन वजहों से ये पलकों का कैंसर हो सकता है? देखिए, पलकों के कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हम बोल सकते हैं, या कैंसर के कारक बोल सकते हैं। ये मुख्यतः उन लोगों में ज्यादा होता है जिनकी टाइप 1 स्किन। टाइप 1 स्किन का मतलब होता है कि एकदम गोरी चमड़ी और लाल रंग का त्वचा होती है। तो उनकी त्वचा जो है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से ज्यादा प्रभावित होती है। और जो हमारे डार्क कलर के होते हैं, हम लोग सांवले लोग, इंडियन लोग, उनमें थोड़ा सा कम होता है ये। और दूसरा, ये मुख्य कारण तो यही है कि वातावरण में जो प्रदूषण होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, धूल, धुआं, धूप से, और जो बेंजोइक एसिड हैं, या जो बहुत सारे आर्सेनिक कंपाउंड हमारे पानी में मिलते हैं, खाने पीने की चीजों में मिलते हैं, ये भी बहुत तरह से कैंसर का कारक होता है। ये करते क्या है, जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं, हर कोशिका में एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, गुणसूत्र होता है। ये कोशिका के विभाजन को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर किसी कारण से, चाहे ये वातावरण के केमिकल प्रदूषण से, या सूर्य की अल्ट्रावायलेट से, या बार बार एक्सरे वगैरह कराने से जो रेडिएशन का एक्सपोजर है, उससे इन क्रोमोजोम में, गुणसूत्र में विकृति आ जाती है। और इस क्रोमोजोम की विकृति से जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो जो है म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन की मतलब उसमें विकृति आ जाती है। तो नॉर्मल जो कैंसर कारक जीन जो सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, इनएक्टिव, वो ओवर एक्ट करने लगते हैं, और फिर जो है कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4 पर्पजलेस बिना वजह के बढ़ने लगती हैं। इसी को हम कैंसर बोलते हैं जो है।
तो ये बहुत से कारण हैं। और शरीर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, हमारे भोजन में एंटीऑक्सीडेंट बड़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, डी, ये सब जितने विटामिन होते हैं ये हमारे पीले फल और हरी सब्जियों, पत्तेदार सब्जियों में, मछली, इन सब में मिलता है। इसकी कमी भी कहीं न कहीं से कैंसर को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब म्यूटेशन होने लगता है तो म्यूटेशन का भी एक कारण होता है कि फ्री रेडिकल बनते हैं, स्वतंत्र मूलक, मतलब एक तरह का रसायन बनता है सूर्य की अल्ट्रावायलेट और इन प्रदूषण से। तो वो कहीं अगर आवश्यकता से बढ़ जाता है और भोजन में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है तो डिसबैलेंस होने की वजह से कैंसर बढ़ने लगता है। तो ये रीजन। तो ये जो पलकों कैंसर है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसको पहचाना जाएगा? देखिए, ऐसा है कि पलकों के कैंसर की शुरुआती लक्षण तो यही होता है कि अगर पलक में गांठ बन गई है या वो अल्सर या घाव हो गया है जो कंटिन्यूअस लगातार बढ़ता जा रहा है और ऑपरेशन करने के बाद दोबारा फिर से हो रहा है, या आंख की पलकें अंदर की तरफ मुड़ जा रही हैं उस गांठ की वजह से, या बरौनी झड़ जा रही है, बरौनी का लॉस हो जा रहा है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि पलक के कैंसर की संभावना है। इस तरह का केस अगर आपके पास आता है तो उसको किस तरह से आप देखते हैं, उसकी जांच कैसे करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब पलकों के कैंसर या ट्यूमर का मरीज आता है जिसमें गांठ है या कोई घाव है, अल्सर है जो पूज नहीं रहा है, भर नहीं रहा है, तो हम लोग दो चीज करते हैं। एक तो पहले उसको देखते हैं कि ये ट्यूमर कहाँ से ओरिजिन किया है, शुरुआत कहाँ से है, कितना बड़ा है, पूरी जांच करते हैं क्लिनिकली। फिर हम देखते हैं कि ये कैंसर होने के लक्षण इसमें है कि नहीं, जैसे बरौनी का मुड़ जाना, पलक की मार्जिन का लॉस होना और टेढ़ापन होना, घाव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सिंपल घाव है, बिलनी है, ये सब चीजें पहले कंफर्म पहचानते हैं क्लिनिकली अपने अनुभव से। फिर उसके बाद हम उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी का मतलब अगर बड़ा कैंसर है तो उसके थोड़े से पार्ट को काट के निकाल लेते हैं, या अगर छोटा ट्यूमर है तो पूरे ट्यूमर को ही निकाल लेते हैं काट के और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। तो वो पैथोलॉजिस्ट उसका जो है प्रोसेसिंग करते हैं, ट्यूमर को स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप दूरबीन के अंदर कुछ केमिकल के द्वारा स्टेन करते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं उसको। उसके द्वारा वो पहचानते हैं कि इनकी कोशिकाओं में कैंसरस चेंजेज हैं कि नहीं है, और है तो किस तरह का है, बेसल सेल कैंसर है, स्क्वामस सेल है, या जो हमारे एशिया में पाया जाता है सीबेसियस ग्लैंड कैंसर। तो इस तरीके से उसकी पुष्टि करते हैं। अगर मान लीजिए पलक का कैंसर बढ़ गया है और साथ साथ गले की गिल्टी में या कान के पास गिल्टियों में भी पहुंच गया है, उसका फैलाव हो गया है, तो हम FNAC करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी कि गिल्टी के अंदर से एक बूंद निकालते हैं सुई से, सिरिंज से, और उस फ्लूइड का जांच करते हैं माइक्रोस्कोप में, उसमें भी कैंसर की कोशिकाएं आ जाती हैं। लेकिन अगर ये पलक का कैंसर शरीर के अन्य भाग में पहुंच गया हो, जैसे लीवर में और गॉलब्लैडर में, किडनी में, या यूट्रस में, ब्रेस्ट में, कई जगह पहुंच जाते हैं ब्लड के माध्यम से, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो हम उसकी भी जांच करते हैं, शरीर के पेट स्कैन करेंगे, या पेट में है तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, या CT स्कैन एब्डोमेन का करेंगे, तो वहां हमको एक दूसरा ट्यूमर दिखाई पड़ेगा। पलक में तो है ही है लेकिन एक और गांठ है, तो दोनों के नेचर को हम कोरिलेट करते हैं। तो इससे हम बोलते हैं कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस से फैल चुका है ट्यूमर। तो कैंसर की पहचान बायोप्सी से और रेडियोलॉजी, CT स्कैन से, प्लस अपने क्लिनिकल अनुभव से जो है करते हैं। एक कॉमन मैन जो इस तरह के बीमारी से ग्रसित हो रहा है, जी जी, उसे शुरुआत में क्या दिक्कत होती होगी जिससे वो तत्काल भाग करके आपके पास आए? देखिए, ऐसा है कि आप तो समझते हैं कि 75% हमारी जनता तो गांव में है, और गांव में शिक्षा का स्तर भी आपको पता है, गरीबी भी है, तो लोग प्रायोरिटी शुरुआत में नहीं देते। जब छोटी सी गांठ होती है तो उसको समझते हैं कि ये बिलनी है और बुजुर्ग हैं, काम कर चल रहा है, बाद में दिखा लेंगे, अपने और अन्य काम को प्राथमिकता पे देते हैं। लेकिन जब वो ट्यूमर बढ़ जाता है, पलकें लटक जाती, आंख खुल नहीं पाती, या पलक अंदर की तरफ मुड़ गई, बरौनी जो है अंदर की तरफ मुड़ गई और पुतली पे रगड़ लगेगा तो आंख में घाव हो जाता है। इवन आंख के गोले में तो कोई कैंसर नहीं है पलक की वजह से, लेकिन वहां भी घाव हो जाएगा बरौनी के खरोच से, या उस ट्यूमर के बार बार रगड़ने से आंख लाल हो जाएगी,
या मरीज को दिखाई कम पड़ने लगे कि पलक गिर गई है, पलक उठ नहीं रही है ट्यूमर की वजह से, तब सोचते नहीं भाई हमें इसका इलाज करा लेना चाहिए जो है। या पहले तो वो किसी जनरल डॉक्टर के पास जाएंगे, आजकल बहुत से चांसी और अन्य डॉक्टर हैं, मैं तो कहूँगा कि अन्य बीमारी के लिए तो अच्छे हैं वो, लेकिन इस तरह की बीमारी में वो कभी कभी पहचान में विलम्ब होने से डिले हो जाती है, एडवांस स्टेज में बीमारी पहुंच जाती है। कभी कभी तो चीरा लगा के सोचते हैं कि ये गांठ है, इसको निकाल देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी शिक्षित डॉक्टर भी होते हैं, बीएमएस वगैरह, वो भी सोचते हैं कि चलो ये तो दवा से ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर भी उसका अपनी तरह से इलाज करते हैं। तो जब विलम्ब हो जाता है, जब मरीज की रोशनी प्रभावित होने लगती है, या मान लीजिए वो ज्यादा फैल गया है, अब पेशेंट को दर्द होने लगा है, तब वो भाग के आता है, किसी योग्य टीचर डॉक्टर के पास पहुंचा, तब तो वो समय से भेज दिया कि नहीं मेडिकल कॉलेज में जाइए, जहां इसके कई तरह के डॉक्टर उपलब्ध हैं, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट भी है, सीटी स्कैन रेडियोलॉजी की भी व्यवस्था है जांच की, और कैंसर नेत्र कैंसर के डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। तब वो लेट आता है, लेकिन शुरुआती लक्षण तो यही है, और मरीज के आने का जो कारण हम लोगों ने देखा यही है। तो देखा जाएगा केवल 30% मरीज शुरुआती लक्षण बीमारी लेके आते हैं, और 70% तो एडवांस स्टेज में ही आते हैं। कभी कभी तो हम लोग लाचार हो जाते हैं, केवल उनको लक्षण के आधार पर आराम दे पाते हैं कि उनको थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ दे दें, दर्द वगैरह ना हो। अदरवाइज तो शरीर में फैल चुका है, तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। एक चीज अभी आपने कई बार उसका जिक्र किया, बिल्ली जी आमतौर पर आंखों में शहर हो या गांव, जी बिल्ली निकल जाती है, तो बिल्ली जो होती है वो, और ये जो कैंसर पलकों का, कैंसर जी। पलकों में जो गांठ है, जी जी। इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए ऐसा है कि बिलनी जो है हमारी पलक के ऊपर आईलैशेस होते हैं, बरौनी होती है, जी। भौहें अलग होते हैं, आईलैशेस बरौनी पलक पे होती है। उसका काम होता है प्रोटेक्शन का, बचाव का। जब हमारे आंख के अंदर कोई डस्ट वगैरह जाता है तुरंत पलकें बंद हो जाती हैं। तो आईलैशेस की रूट पे, जड़ पे आंसू की ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मिमोमियन ग्लैंड, और सीबेसियस ग्लैंड कार्सिनोमा का दूसरा नाम ही है मिमोमियन ग्लैंड कार्सिनोमा। तो जो बिलनी होता है वो बरौनी के उखड़ जाने के बाद कुछ बैक्टीरिया के संक्रमण हो जाते हैं, स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया के, तो उस संक्रमण की वजह से वहां पे गांठ बन जाती है और वहां पे सूजन हो जाती है। तो वो कैंसरस नहीं होता, क्योंकि वो उसमें कोशिकाओं में म्यूटेशन नहीं होता, उनके गुणसूत्र में कोई कमी नहीं होती, एक कोशिका दो कोशिका में पर्पजलेस उद्देश्यहीन होकर के बढ़ता नहीं है, उसमें बस केवल गांठ हो जाती, धीरे धीरे बढ़ती है, कोई दर्द नहीं होगा, उसको हम बिलनी बोलते हैं। अब उसमें पेशेंट को देखने में भद्दा लग रहा है या पलक थोड़ा सा लटक गई है, तो वो ऑपरेशन करा लेता है, और बिलनी का ऑपरेशन करने पे पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर वो पलक का कैंसर होगा तो वो जो है ऑपरेशन इलाज करने के बाद भी बढ़ता रहेगा। वो क्रोमोसोम के गुणसूत्र की विकृति म्यूटेशन के कारण होता है, न कि इंफेक्शन के कारण या इन्फ्लेमेशन सूजन के कारण। जी, इसका इलाज पलकों के कैंसर का? देखिए सर, पलकों के कैंसर का इलाज तो कई तरह से है, वो भी निर्भर करता है पेशेंट के कैंसर की स्टेज पर। अगर कैंसर छोटे साइज में है और पलक के एडवांस स्टेज में नहीं है, केवल पलक की मोटाई तक ही सीमित है या ऊपरी हिस्से पे है, तो हम उसको पूरी तरह से काट के निकाल देते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस तरह का कैंसर है। अगर बेसल सेल कार्सिनोमा है तो हम केवल 2 से 3 मिलीमीटर नॉर्मल सामान्य पलक को भी काट के निकाल देते हैं। मतलब ये अंदाज लगता है कि इसमें हो सकता है सामान्य टिश्यू में फैला हो। लेकिन अगर ये सीबेसियस ग्लैंड कार्सिनोमा या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है तो हम कम से कम 4 मिलीमीटर काट के निकालते हैं। और एक और जानलेवा कैंसर होता है जिसका हम जिक्र नहीं किए, अपने यहाँ तो कम, विदेशों में भी ज्यादा होता है, मिलेनोमा, मैलिग्नेंट मिलेनोमा। वो काले रंग का होता है, वो भी सूर्य की प्रकाश की वजह से होता है, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। उसमें हम 4 से 5 मिलीमीटर नॉर्मल पलक काट देते हैं, काट के निकाल के टिश्यू को भेज देते हैं जांच के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। और बाकी जो डिफेक्ट होता है पलक का, उसके लिए हम पलक को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। अब वो निर्भर करता है कि जो पलक के अंदर रिक्तता है, गैप बन गया है, डिफेक्ट है, वो कितना बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम नीचे की पलक को ऊपर जोड़ देते हैं, 1-1.5 महीने बाद फिर पलक को अलग कर देते हैं, कटलर बियर सर्जरी बोलते हैं। या गाल की चमड़ी को काट के लाते हैं और लोअर लिप, नीचे की पलक की जो डिफेक्ट होता है उसको रिपेयर करते हैं। या अन्य कान के पीछे की चमड़ी निकाल के बना देते हैं। लेकिन मान लीजिए ये पलक तक सीमित नहीं है, ये हमारे गिल्टियों में भी पहुंच गया है, अन्य जगह पे भी पहुंच रहा है, या पलक तक सीमित है लेकिन बड़ा है,
डिफेक्ट बड़ा होने का चांस है, तो हम कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग होती हैं दवाएं, उसको देते हैं। उससे ट्यूमर को पहले छोटा करते हैं, डी बल्किंग जिसको हम बोलते हैं, नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। उससे ट्यूमर का साइज छोटा हो जाता है, तो हमें ऑपरेशन करके काट के निकालना आसान होता है। या मान लीजिए शरीर के अन्य भाग में पहुंच गया है, मरीज की हम जान को तो नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन मरीज को कुछ दिनों तक और आराम देना चाहते हैं, तो भी कैंसर कीमोथेरेपी देते हैं। और ऑपरेशन के बाद भी थेरेपी देते हैं और पहले भी दे सकते हैं। मान लीजिए शरीर के अन्य भाग में पहुंचा है, तो तीसरी विधि है जिसको हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, रेडिएशन। इसमें कोबाल्ट विकिरण एक मशीन होती है, या लीनियर एक्सीलेटर मशीन, उससे हम गामा रेज किरणें ट्यूमर तक फोकस करते हैं, और उसकी वजह से ट्यूमर धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, कैंसर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। या अगर मान लीजिए कि रेडिएशन, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन नहीं देते मशीन से, तो आजकल निडल इम्प्लांट कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे विकिरण निकलती रहती हैं, किरणें निकलती हैं रेडिएशन की, और ट्यूमर को नष्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम रेडिएशन देते हैं, तो उससे आंख के नेत्र गोलक की रोशनी कम होने का चांस रहता है। तो ये भी देखते हैं कि मरीज की कैंसर के साथ साथ उसकी रोशनी ठीक ठाक है कि नहीं। अगर रोशनी अच्छी है, तो कोशिश करते हैं कि रेडिएशन न देना पड़े, कीमोथेरेपी और सर्जरी से काम चल जाए। क्योंकि जो हमारी शल्य क्रिया है पलकों कैंसर काट के निकालने का, वो एक तरह से स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। इससे हम कैंसर को पूरी तरह से हटा सकते हैं, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि मरीज शुरुआती स्टेज में आए। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर पलकों का कैंसर जिस तरह से हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जाए, इस बात को लेकर के आपकी तरफ से कोई सुझाव हो? जरूर जरूर जरूर। देखिए, ऐसा है कि कैंसर से बचाव, हम जो कैंसर के कारक हैं, मतलब कि जिनके जो प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, जिनकी वजह से संभावना बढ़ जाती है, उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं। जैसे कि हम धूप में ज्यादा निकले, गोरे रंग का व्यक्ति है, या मान लीजिए वो किसान है, खेत में ज्यादा काम करने जाता है, तो उसको धूप से भी बचना पड़ेगा। उसको धूप अच्छे अल्ट्रावायलेट निरोधी बेहतर क्वालिटी के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, मान लीजिए कि आउटफील्ड काम करने वाला यंग व्यक्ति है, जो कि फील्ड में काम कर रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है या बाहर निकलता है, तो उसको सनस्क्रीन लोशन का यूज करना चाहिए अपने चेहरे पे और पलकों के चारों तरफ। SPF 50, 35 कई तरह के अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव क्रीम आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, उनको लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कम करेंगी, कम क्षति पहुंचाएंगी। और तीसरा ये है कि भोजन में जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में लें, जो है हरी सब्जियां, जी, फल को सेवन ज्यादा करें। और चौथी चीज ये है बचाव के लिए कि स्वाभाविक है कि प्रदूषण से बचना चाहिए, जो कि मरीज खुद नहीं, हमारे प्रशासन को, हमारे देश की सरकार को भी सोचना चाहिए, और हम सबको भी सोचना चाहिए कि प्रदूषण कम से कम उत्पन्न करें, धुआं कम से कम हो, धूल का उत्पादन कम से कम हो, है कि नहीं, जिससे कि एरोमेटिक कंपाउंड कम हो, हमारा जल जो है प्रदूषित ना हो, गंगा जी में हम सीवेज को ना भेजें। जिस एरिया में, कानपुर जैसे जगह पे जहाँ पर औद्योगिक, रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, उनका चीजें जो है, जो सीवर है, उस केमिकल का ना प्रवाह हो पानी में, क्योंकि वही पानी हमारे जमीन में जाएगा, वही हम पिएंगे जो है, तो उसमें कैडमियम और जो आर्सेनिक कंपाउंड है वो रहेगा। तो वो केवल आंख के पलकों का नहीं, सभी कैंसर को, चाहे वो गालब्लैडर के कैंसर हो, चाहे शरीर के अन्य कैंसर को भी उत्पन्न करेगा। दूसरा, धूम्रपान जो मैंने बताया वो भी जरूरी है, धूम्रपान से बचना चाहिए जो है, क्योंकि स्मोकिंग भी कहीं न कहीं से एक फैक्टर है जो प्रदूषण हमारे आंख के चारों तरफ करेगा, हमको भी इफेक्ट करता है और बगल वाले को, सामने वाले को भी। तो कुल मिलाजुला करके हम कोशिश कर सकते हैं कैंसर से बचाव के लिए। अदरवाइज तो हमारे जेनेटिक गुणसूत्र में अगर म्यूटेशन होगा तो कैंसर होगा। एक छोटा सा सवाल है सर जी, आपने बताया कि ये कैंसर 50 साल से अधिक के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके अंदर पाया जाता है। ये भी तो संभव है कि इसकी शुरुआत बिफोर 50
हो रही हो और वो 50 साल के बाद जब जी, एक जी। एज फैक्टर भी काम करने लगा आपका, जी जी जी। उसके चलते वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा हो। नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली हमको परिभाषित ही नहीं करना चाहिए कि सिर्फ 50 साल में होता है। मैं एज ए डॉक्टर पिछले 35 सालों से देख रहा हूँ और ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ। यंग लोगों में भी हो रहा है पलकों का कैंसर, इवन 40 साल, 35 साल। और नेत्र गुहा का कैंसर तो और कम एज में भी महिलाओं में भी मिल जाता है, जेंट्स में भी मिलता है। ऐसा नहीं है, शुरुआत पहले ही हो जाता है और कुछ लोगों को एडवांस स्टेज में भी आता है। अभी लास्ट मंथ मैंने 3-4 ऑपरेशन किए हुए हैं, जिसमें एक लड़की है जो है सोनभद्र से आती है, उसकी उम्र मात्र 20 साल की है। और जब मैंने बायोप्सी कराया, मुझे पहले लगा कि ये लक्राइनल ग्लैंड आंसू की ग्रंथि का एक बेनाइन ट्यूमर है। बेनाइन ट्यूमर वो होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है, सिधवा वैरायटी का हम लोग बोलते हैं, वो खतरनाक नहीं होता। तो जब बायोप्सी कराया तो उसमें जो है लैक्राइनल ग्लैंड का एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा आया, खतरनाक कैंसर। तो अब उसके लिए हमें रेगुलर फॉलोअप करना है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, 50 साल की जो उम्र जब बढ़ती है तो शरीर के अंदर जो है बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। शरीर के अंदर जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है और लंबे समय तक अल्ट्रावायलेट का एक्सपोजर उम्र के साथ साथ तो ज़्यादा एक्सपोजर होता ही है, तो वो भी एक कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है, यंग लोगों में भी पलकों का कैंसर हमको देखने को मिलता है। क्या ऐसा कुछ, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि पिछले दिनों कुछ केसेस आपको मिले, जी, तो अपने यहाँ कुछ बता पाएंगे कि अपने बीएचयू के नेत्र संस्थान में इस तरह के पेशेंट्स के आने की क्या रेशियो क्या है? देखिए, रेशियो तो पलकों का कैंसर हमने आपको बताया कि होता भले ज्यादा लोगों को है। वेस्टर्न पश्चिमी देशों में ज्यादा। हाँ, पश्चिमी देशों में भी है, हमारे यहाँ भी बहुत है। हमारे यहाँ बस रिपोर्टिंग लेट करते हैं, हाँ। ये रिपोर्टिंग करते भी नहीं है जो है ज्यादा करके, और वो उचित संस्थान में जहाँ पे टर्सरी केयर है, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि एवरेज मैंने देखा है कि अगर 5 से 6 मरीज जो है पलकों के संभावित ट्यूमर कैंसर के लक्षण लेके आते हैं बिलेमिया उसके, तो उसमें 1 या 2 मरीज को तो पुष्टि हो ही जाती है कि ये नेत्र कैंसर है। तो महीने में 1-2 मरीज आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो साल में 25-30 मरीज का तो कैंसर का इलाज हम लोग करते ही करते हैं। ये डाटा जो है एक्चुअली फिक्स नहीं है, किसी समय ज्यादा। अब जैसे बीच में कोविड की वजह से लॉकडाउन का असर था, बहुत कम मरीज आते थे। अब चूंकि इधर भी ज्यादा आते हैं। पिछले 2014 से मैं आई कैंसर की एक अलग स्पेशल क्लिनिक चलाता हूं हर बुधवार को, अक्लोप्लास्टी ऑन्कोलॉजी की। तो जब से हमने ज्यादा ऑपरेशन और इलाज करना शुरू किया तो हमारे यहाँ मरीज भी रेफरल होकर आने लगे कि नहीं डॉक्टर मौर्य साहब ऑपरेशन करते हैं, इसका इलाज करते हैं। तो मरीज एम्स दिल्ली और पीजीआई जाने के बजाय बीएचयू आ रहा है। तो मैंने देखा है कि पिछले 7-8-9 सालों से मरीजों की संख्या बढ़ी ही है, और केवल पलकों का नहीं, हर कैंसर का, नेत्र गुहा के कैंसर, बच्चों के रेटिनोब्लास्टोमा का, इसका भी है। तो अभी भी लेकिन आवश्यकता है आप लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की, प्राथमिक लक्षण की पहचान करने की, और समय से हमारे पास आए तो मैं बेहतर इलाज भी कर सकता हूँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी धन्यवाद। अब इसको जन जन तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, जी दोनों ताकि लोगों की आंख भी बच सके, जी उनका जीवन भी बच सके। जी, यही तो समाज में हमारा आपका योगदान है। इसी तरीके से तो हम समाज को, अपने देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। एक चिकित्सक और कैसे कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद।